अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। क्राइम में सबसे पहले बात होगी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की। अदालत उज़्मा ने शरीफ खानदान की 3 शुगर मिल्स में गन्ने की क्रशिंग रोकने का हुक्म दिया है। अहम फैसला है पाकिस्तान के हवाले से, निज़ाम के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से कि पाकिस्तान एक ऐसी सिमत में जा रहा है जहां तमाम इदारे अपनी अपनी जगह काम करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ हुक्मरान खानदान का एहतसाब हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस के हवाले से, जिसमें शरीफ खानदान के वकला पेश भी होते हैं, मौक़िफ़ भी बयान करते हैं। दूसरी तरफ उनके बिजनेस मामलात के हवाले से एक अहम फैसला आया है। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज कर दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के हुक्म को बरकरार रखने का भी हुक्म दिया। अदालत ने केस वापस लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म दिया कि मंगल 14 फरवरी तक बेंच तश्कील दें जो मामले पर जल्द अज जल्द फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान के वकील ने वाजे किया कि हमजा शहबाज अब इत्तफाक शुगर मिल के हिस्सेदार नहीं और मलिक शफी खानदान की और मिल शफी खानदान की है, जिस पर जस्टिस उमर अता ने रिमार्क्स दिए कि इस तरफ बच जाएं वरना अदालत देखेगी कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के मुफादात का कहीं टकराव तो नहीं। जिसके बाद सलमान अकरम राजा ने अदालत से दरख्वास्त की कि मिल में 800 मुलाजमीन काम कर रहे हैं, 38 करोड़ रुपए एडवांस दिए जा चुके हैं, मार्च तक मिल को चलने दिया जाए, फिर इसके बाद चाहे तो बंद कर दें या जुर्माना कर दें। मिल बंद करने से ना सिर्फ बैंक डिफॉल्ट होगा बल्कि मुलाजमीन भी बेरोजगार होंगे। मगर अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और जहांगीर तरीन की शुगर मिल JDW की दरख्वास्त पर शरीफ खानदान की 3 शुगर मिलों, इत्तफाक शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल और वक्कास शुगर मिल में गन्ने की क्रशिंग रोकने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन के वकील एतजाज अहसन ने जब मुकदमा भी पेश किया और मुकदमा ये रहा कि जब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में लेके गए थे जहांगीर तरीन साहब कि ये तीनों मिलें साउथ पंजाब में रिलोकेट की जा रही हैं शरीफ खानदान की तरफ से, मगर असल में ये रिलोकेट का कहकर नई मिलें लगाई जा रही हैं। और क्योंकि वो कॉटन बेल्ट है और 2006 में ये हुक्म आया था कि कपास की फसल मुतासिर होती है, इसलिए अब नई शुगर मिलें नहीं लगेंगी। तो ये जब शरीफ खानदान की मिलें रिलोकेट होने का मामला आया तो वो अदालत गए, मिलें उस दौरान लगती रहीं, लग गई और अब यहां तक मामला पहुंचा। जवाब मालूम करेंगे पंजाब हुकूमत का कि क्या कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पैदा होता कि हुकूमत में भी आप हों और फिर 3 मिलें आप ही की रिलोकेट हो, कोई चौथी मिल किसी और की ना नजर आती हो। ये सब पर बात करेंगे। सबसे पहले जहांगीर तरीन साहब हमारे साथ मौजूद है। तरीन साहब बहुत शुक्रिया। तरीन साहब ये सारा मामला आप ही गए थे, फिर लाहौर हाई कोर्ट में आपने फॉलो किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे वेकेट किया है और कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट इसको तेजी से समाअत करे। ये सारा मामला कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एस्टैब्लिश करता है, इस बात को एस्टैब्लिश करता है कि अपनी हुकूमत में होने की वजह से उन्होंने फायदा उठाया और अपने बिजनेस मुफादात को फायदा पहुंचाने की कोशिश की? देखिए 2015 में इन शरीफ ने फैमिली ने फैसला किया कि ये अपनी शुगर मिलें जो इनकी कहीं लगी हुई थी पिछले 20-20 साल से, वो उठा के ले आएंगे कॉटन ग्रोइंग एरिया में। कहीं पे पाकिस्तान में नई मिलों की बैन है और कॉटन ग्रोइंग एरिया में टोटल बैन है। तो ये इन्होंने तरीका निकाला इस बैन को साइड ट्रैक करने का कि जी हम नई मिल लगा रहे हैं, हम शिफ्ट कर रहे हैं मिल को। मतलब है कि ये एक इन्होंने कोई इस तरह की चालाकी करने की कोशिश की। मैंने रिट कर दिया सुप्रीम इसमें हाई कोर्ट ऑफ लाहौर। 2015 की मई में पहला स्टे ऑर्डर मिला कि आप इनको कहा गया, इनकी पहली जो 2 मिलें थी कि जी आप यहाँ पे काम बंद कर। उसके बाद इन्होंने फिर नहीं काम बंद किया, फिर हमने तस्वीरें खरीदी जाके ली, फिर हम वहाँ पहुंचे हाई कोर्ट में। उसके बाद हमने हाई कोर्ट को कहा देखें ये तो आपकी बात नहीं मान रहे, उन्होंने सेकंड ऑर्डर दिया। उसके बाद फिर इन्होंने कई झूठ बोले। एक दफा इन्होंने आके कहा कि जी हम शुगर में नहीं लगा रहे, दरअसल में पावर प्लांट लगा रहे हैं। ये रिकॉर्ड पे है, इन्होंने लिख के दिया ये, और फिर ठीक 6 महीने बाद जाके कहते हैं हमारी शुगर मिल चल पड़ी। मतलब कहने का ये है कि इन्होंने जबरदस्ती कानून को तोड़ के अपनी मिलें लगाई आके इस इलाके में, जो कि मुकम्मल तौर पे कानून की खिलाफवर्जी थी। और इन्होंने 7 या 8 स्टे ऑर्डर जो लाहौर हाई कोर्ट ने दिए उनकी इन्होंने धज्जियां उड़ा दी, इन्होंने कभी नहीं सुना। आखिर में करते 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 2016 की अगस्त में सितंबर में हाई कोर्ट ने फाइनली मेरे रिट पे फैसला दे दिया। उस फैसले में उन्होंने लिखा कि ये सरासर गलत इन्होंने किया।
फिर बीच में इन्होंने एक पॉलिसी बना दी थी अपनी मर्जी से, यानी कि पहले इन्होंने मिले यहाँ शिफ्ट की, फिर कह दिया कि हमने एक पॉलिसी बना दी है कि शिफ्ट इस तरीके से इजाजत है। उस पॉलिसी को, उस नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट ने सेटिस्फाइड कर दिया। हाई कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ ने अपने जाती मफाद को पहले रख के और पाकिस्तान के अवाम का मफाद जो है वो उसको इग्नोर किया। ये लिखा हुआ है जजमेंट में, मैं खुद से नहीं कह रहा। तो उसके बाद मजे की बात यह है कि जब ये जजमेंट आ गई तो इन्होंने जाके अपील की और जाके उन्हें फिर झूठ बोला हाई कोर्ट के सामने कि जी हमारी मिलें तो बड़े अरसे से चल रही थी, ये बड़ी जाती है, तो हमें चलने दिया जाए जब तक केस का फैसला नहीं होता। और फिर इन्होंने फैसले को डिले करने की कोशिश शुरू करी। तो तरीकाकार ये है कि 10 साल फैसला ना हो तो इनकी मिलें चलती रहें और एक फेस कंप्लाई बन जाए। बहुत शुक्रिया। जहांगीर तरीन साहब बता रहे थे क्या मामला हुआ की वजह से उन्हें अदालत में जाना पड़ा और किस तरीके से यह फैसला आया। शरीफ खानदान से सवाल बनता है और हम सवाल पंजाब हुकूमत से बनता है कि क्या पंजाब हुकूमत ने मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किया, 3 मिले हों, रिलोकेशन की इजाजत मिले, तीनों शरीफ खानदान की हो या रिश्तेदारों की हो, ये कैसे हो सकता था। फिर वो कह रहे हैं कि जो अदालत फैसले देते रहे उसकी खिलाफ वर्जी हुई। जब अदालत को जाके झूठ बताया गया कि हम तो वहां पर पावर प्लांट लगा रहे हैं, ये सारी बातें कैसे होती रही। मलिक मोहम्मद अहमद खान, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। साहब इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? सिर्फ 3 मिले रिलोकेट होने की बात हो, तीनों शरीफ खानदान की हो, अदालत इससे ऑर्डर दे रही हो, आप उसे कंटेस्ट कर रहे हो, 2006 का एक ऑर्डर हो कि कॉटन बेल्ट पर नहीं लगेगा, कपास की फसल मुतासिर होती है क्योंकि साउथ पंजाब की तरफ बेहतर गन्ना होता है, बेहतर उससे शुगर होती है और बेहतर अंदाज में प्रॉफिट मार्जिन और मुनाफा बढ़ता है। तो तीनों ही आप ही की मिले हो, ये इससे बड़ा क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा? अच्छा नहीं, देखें शायद थोड़ी से इसके हकाइक जो हैं, क्योंकि जब तक हम इसकी लिस्ट ऑफ केसेस के ऊपर नज़र नहीं दौड़ाएंगे तब तक बात में क्लैरिटी आएगी नहीं। ये लाहौर हाई कोर्ट की एक सिंगल बेंच की जजमेंट थी जिसके खिलाफ जो कंपनीज रीलोकेट करके वहाँ पे गई, जो मिल्स रीलोकेट करके साउथ पंजाब में गई, उन्होंने एक इंटरम ऑर्डर के लिए अप्लाई किया। वो उस डीबी ने इंटरम ऑर्डर दे दिया। उसके खिलाफ ये JWD सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस इंटरम ऑर्डर को सस्पेंड करके केस को रिमांड करके चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कहा कि इन सारे केसेस को कंसोलिडेट करें और कंसोलिडेट करके एक बेंच तश्कील दे दें और उस पर फिर इनके ऊपर प्रॉपर एडजुडिकेशन करें। अब जो मामला है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात, जो 2006 का नोटिफिकेशन अंडर क्वेश्चन है, जो चैलेंज हुआ है, उसमें जो नई मिल लगाने की हद तक तो पाबंदी थी लेकिन रीलोकेशन की हद तक पाबंदी नहीं थी। तो उसमें जिन मिल्स ने अप्लाई किया फॉर रीलोकेशन कि वो साउथ में जाके करना चाहती हैं, उसके सर्टन फैक्टर्स थे, डिफरेंट रीजनिंग की बुनियाद पर उन्होंने दी। ये भी एक बात बड़ी आम तासुर था कि जो सेंट्रल पंजाब के अंदर शुगर मिल्स हैं वो क्रॉप मैपिंग की बुनियाद पर, और ट्रेंड जो है वहाँ पे चेंज हो रहा है, वो लोग और क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं। तो शुगर केन मिल्स जो यहाँ पर थी वो सारी दे वर कमिंग अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस के एक्सटेंशन के लेवल पे जा रही हैं। दे आर फास्ट बिकमिंग डायनासोर्सेस देयर, और वहाँ पर एक केन वॉर की सी सूरत पैदा हुई थी। और ये जो आर्गूमेंट है ये कोई इतनी फोर्स इसमें है नहीं, क्योंकि जो मिल्स वहाँ पे पहले मोनोपली करके बैठी हैं, जैसे कैटेगोरिकली जो पटिशनर्स हैं जमालदीन वाली मिल वाले, इनकी अपनी कैपेसिटी तो 6000 टन की थी। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2006 से लेके आज तक दे हैव ग्रेजुअली इंक्रीज्ड और ये 60,000 टन तक चले गए। और इसमें अगर कोई ऐसा इशू था कि वहाँ पे कॉटन ग्रोइंग एरिया के अंदर क्रॉप जो है वो उसके अंदर शुगर केन नहीं जानी चाहिए कि वाटर टेबल्स इफेक्ट होते हैं, तो उसमें ये 2950 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट में सबमिट किया जाएगा, जिसके अंदर ये सारी पूरी कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी कराई गई कि ये शुगर केन की जो वाटर टेबल वाली आर्गूमेंट है ये कोई फोर्सफुल नहीं है, बल्कि वाटर टेबल्स इंक्रीज हो। माजरत के साथ मलिक साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब की अपनी जो शुगर मिल थी वो 6000 से 60,000 अगर उसकी कैपेसिटी हो गई, 2006 में ये कहा जाए कि क्योंकि कपास की फसल मुतासिर होती है इसलिए नई शुगर मिल नहीं लगाई जाएगी,
फिर उसके अंदर से आप लोग टेक्निकलिटीज निकालें कि जी नहीं तो नहीं लगेगी, मगर वो 6,000 से 60,000 कर गए, तब क्या कपास की फसल नहीं मुतासिर होती? आपने अपनी मिल तीनों रिलोकेट करा दी शरीफ खानदान ने, उससे क्या कपास की फसल नहीं मुतासिर होती? तो रिलोकेशन भी हो रही है, कैपेसिटी भी इनहांस हो रही है। अपने आप को भी आपने रोकना था, और अगर जहांगीर खान तरीन साहब ये कर रहे थे तो उन्हें भी आपने ही रोकना था। दोनों जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर थी ना, आपने उन्हें रोका और उनके बिजनेस इंटरेस्ट होते रहे, और जब आपका इंटरेस्ट आया तो आपने बिजनेस इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अपने आप को भी नहीं रोका, नहीं लगने दी, मगर खुद रिलोकेट करते रहे, दूसरों को कैपेसिटी इनहांस करने देते रहे। अच्छा देखिए शाहजेब साहब, इसमें मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ वंस अगेन कि आपने एक बड़े पर्टिनेंट पॉइंट पे ये बात, इस पे आपने एक डिबेट खोली है। देखिए, नंबर वन जो वो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन कोई स्पेसिफिक फॉर किसी एक कंपनी का नाम लेके या दूसरी कंपनी का नाम लेकर नहीं है। ये इट वाज ओपन फॉर ऑल कि जो भी अपनी मिल्स को रीलोकेट करना चाहते हैं, उनके पास 3 क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल करने थे कि एक तो वो मिल वर्किंग हो, उसके ऊपर कोई वहाँ पे फार्मर्स का या कोई अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का कोई डेट ना हो, और उसकी कोई अपनी लेबर की तरफ कोई लाइबिलिटी ना रहती हो। वो लोग अप्लाई कर सकते थे बिकॉज क्योंकि इसमें इंसेंटिव ज्यादा था, जैसे ये वहाँ पे रिकवरी रेशो ज्यादा था, इंसेंटिव भी ज्यादा था, मुनाफा भी ज्यादा होना था, और यह सब कुछ सिर्फ शरीफ खानदान को पता था। पूरे पंजाब में किसी और शुगर मिल ओनर को यह नहीं ख्याल आया कि मैं भी अपनी मिल रिलोकेट कर लेता हूं, मुझे भी ज्यादा मुनाफा मिलेगा, मुझे भी ज्यादा उससे प्रोडक्टिविटी मिलेगी, शुगर केन की क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी, शुगर ज्यादा मिलेगी। यह सिर्फ शरीफ खानदान को ही पता था, इसलिए उन्होंने ही अप्लाई किया, इसलिए उन्हीं का अप्रूव हो गया, इसलिए उन्होंने रिलोकेट किया, और किसी को नहीं पता था, और किसी को अपने मुनाफे का नहीं ख्याल था पूरे पंजाब में जिनकी शुगर मिल है। एग्जैक्टली दिस इज द केस, नोबडी एल्स अप्लाइड। अगर कोई आता, कोई बात करता तो फिर कोई बात होती, किसी ने आके अप्लाई किया ही नहीं। मतलब क्योंकि पता ही आपको था, अप्लाई आपने किया, अप्रूव भी आपका हुआ, क्या बाकी सबको पता था? उसके बावजूद उन्होंने अपने मुनाफे का नहीं ख्याल रखा और अप्लाई नहीं किया। अच्छा, एक तो शाहजेब साहब इसमें यह क्लैरिटी आ जाए कि 2006 के अंदर, मैंने जैसे पहले अपनी बात शुरू करते वक्त कहा कि 2006 का जो वो डॉक्यूमेंट था जो कहता था कि नई मिल नहीं लगाई जा सकती, जो नोटिफिकेशन था वो रीलोकेशन के ऊपर पाबंदी नहीं करता था। अब ये तो इस चीज पर बात बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि जो रीलोकेशन की और सेटिंग अप ऑफ अ न्यू मिल, दीज आर 2 डिफरेंट लीगली डिफाइंड टर्म्स, इनके ऊपर तो कोई दो राय हो नहीं सकती। अब रीलोकेशन के मामले में आकर किसी ने और अगर आके अप्लाई नहीं किया, इट वाज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट वाज नोन टू ऑलमोस्ट एवरीवन। अगर किसी ने वहां पे अपने किसी बिजनेस इंटरेस्ट को देख के उस तरफ जाना था तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, और बिफोर गोइंग इनटू दैट डिबेट, जस्ट एज आई एम सिटिंग हियर इन द कैपेसिटी ऑफ अ स्पोक्स पर्सन टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मैं आपको ये बता रहा हूं कि टू द एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देयर इज नो मैलिस एट्रीब्यूटेड। अगर नहीं है और आप कह रहे हैं किसी और ने अप्लाई भी नहीं किया, किसी और को मजीद मुनाफा कमाने का ख्याल भी नहीं आया, उसके बावजूद जब मामला अदालत में गया तो आपको यह कहना पड़ा, तरीन साहब बता रहे हैं कि जब अदालत ने सवाल उठाया कि हम तो वहां पर पावर प्लांट लगा रहे हैं, हम कोई शुगर का प्लांट नहीं लगा रहे हैं, और उसके बाद वो शुगर का प्लांट लग गया और वहां पर शुगर की क्रशिंग भी शुरू हो गई, शुगर केन की। अदालत को फिर आपको ये बताना पड़ा, एक तो किसी और को ख्याल नहीं आया और फिर आपको ये ख्याल आया कि आप अदालत को पावर प्लांट का बताएं। नहीं शाहजेब साहब, मैं आपको मतलब विद ऑल ड्यू डिलीजेंस में शरीफ खानदान की बुनियाद पर, तो क्योंकि उनके तो इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, किसी सूरत भी नहीं हो सकता कि कोर्ट के ऑर्डर्स को फ्लाउट किया जाए या कोर्ट के सामने कोई मिस स्टेटमेंट की जाए। मैं ये समझता हूं कि ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जैसे एक आदत बन गई और एक रवाज बन गए, कतई तौर पर कोई मिस स्टेटमेंट्स नहीं की गई होंगी। और जो 2006 का नोटिफिकेशन है वो सेटिंग अप ऑफ अ न्यू मिल को तो रोकता है, बट रीलोकेशन ऑफ द मिल रोकता। अब इट वाज फ्री फॉर ऑल। तो मैं फिर कह रहा हूं टेक्निकलिटीज का फायदा उठाना कि नहीं आप नहीं लगाएंगे क्योंकि कपास की फसल मुतासिर होगी, मगर तरीन साहब 6000 से 60,000 की कैपेसिटी कर लेंगे, आप लोग अपनी मिल रिलोकेट कर लेंगे, ये वही एडवांटेज है। और आप कह रहे हैं, क्योंकि तरीन साहब कह रहे हैं कि अदालती फैसले में लिखा है 1 नहीं 2 नहीं 3 शुगर मिलों को रिलोकेट होने की इजाजत मिले, तीनों शरीफ खानदान की हो और पंजाब में किसी को ना मिले, तो बिजनेस इंटरेस्ट भी सिर्फ आप ही को पता है अपना, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी, वो सारे के सारे मामले फिर यहीं आते हैं और किसी को नहीं आया, तीनों खानदान और रिश्तेदारों को ख्याल आया। अच्छा, मैं अर्ज करूं, देखें अब जैसे फॉर एग्जांपल, नहीं देखें जैसे हसीब वकास मिल्स हैं, अब हसीब वकास मिल्स हैज गॉट नथिंग टू डू विद नीदर विद द प्राइम मिनिस्टर और नॉर विद द चीफ मिनिस्टर। उनके तो मामलात ऐसे हैं कि बल्कि ये भी ऑन रिकॉर्ड है, दिस इज विद द केन कमिश्नर, कि उनके कुछ पेमेंट्स थी एंड दे वर जस्ट पुट टू द टास्क। नहीं, वो कोई भी मामला है, रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार हैं शरीफ खानदान के, नहीं है? नहीं, रिश्तेदारी
अब रिश्तेदारी होने की बुनियाद पर उनको उनके किसी बिजनेस राइट से तो डिनाइल नहीं दिया जा सकता। और देखें कितनी शुगर मिल्स हैं, अब देखें इट सीम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग है कि जाहिर है बिजनेस राइट से नहीं आप रिश्तेदार होने की वजह से किसी को डिनाई कर सकते, बट इस बिजनेस राइट का ख्याल पूरे पंजाब में सिर्फ रिश्तेदारों को और खुद आया और किसी को नहीं आया। दैट इज माई क्वेश्चन जिसका मैं चाह रहा हूं। अच्छा शाहजेब साहब, देखें मसला ये है कि मैं आई एम द स्पोक्स पर्सन टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। मैं ये बात कह रहा हूं कि पंजाब गवर्नमेंट के पार्ट पर कोई मेलिस एट्रीब्यूटेड नहीं है। नीदर हमने कोई नोटिफिकेशन स्पेसिफिक फॉर द रिलोकेशंस जारी किया, नॉर हमने किसी को कोई इस चीज में ल्योर इन किया कि वो आके करें। अब प्राइम मिनिस्टर की जो फैमिली की मिल्स हैं उन्होंने अपना वो, क्योंकि उनकी बिजनेस एंटिटी डिफरेंट है, उसको डिफरेंट लोग चलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। वो जो उनके जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उन्होंने अकॉर्डिंग टू द लॉ पूरे लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी फुलफिल करते हुए एक रीलोकेशन अप्लाई की एंड नोबडी एल्स केम इन फ्रंट। किसी ने आके बात ही नहीं की। अगर कोई और मिल आती और वो क्राइटेरिया पूरा करती, नंबर वन कि वो अपने उनका एग्जिस्टिंग मिल होता, वो वर्किंग मिल होती, नंबर टू उनकी कोई पेमेंट्स वहां पे पेंडिंग ना होती, तो वो बिल्कुल अप्लाई करते। और अगर कोई एक ऐसा केस है तो वो सामने आ जाए। ये जितनी बात की जा रही है, देखें इसमें डिबेट क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एक आपकी बात है, ये एक सिलसिला सामने आ गया। देखें वो एक बिजनेस फैमिली है एंड दे केम इनटू पॉलिटिक्स, दे केम इनटू पावर नॉट वंस सो मेनी टाइम्स। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एक बात थ्योरेटिकली और एकेडमिकली बहस की बुनियाद पर तो की जा सकती है। तो क्या इस बुनियाद पर जो डिबेट खुलती है वो ये खुलती है कि कॉटन ग्रोइंग एरिया के अंदर शुगर केन मिल्स का जाना बनता था कि नहीं, नंबर वन। एंड नंबर टू कि क्या वाकई शुगर केन की बुनियाद पर वहां पे वाटर टेबल्स कोई नीचे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अब जो पिटिशन है उसके मुतालिक ये नहीं कहा जा सकता कि हैज गॉन टू द कोर्ट विद अनक्लीन हैंड्स। अपनी कैपेसिटी 6000 थी, उसको 60,000 पे इंक्रीज कर लिया और फिर कोर्ट में जाके वावेला ये मचाया कि कॉटन ग्रोइंग एरिया के अंदर वो शुगर केन को लगा रहे हैं। तो अपनी पहले पोजीशन को तो देखना, क्लैरिटी लानी जरूरी थी। अभी चलें देखें इसमें जो रीलोकेशंस हुई हैं, मैटर वुड बी बिफोर द कोर्ट। बहुत शुक्रिया भाई साहब। मैं फिर भी मेरा नुक्ता यही है कि अगर तरीन साहब ये कर रहे थे तो उसमें भी और कोई लकूना रह गया था एक नोटिफिकेशन में जो 2006 में आया कॉटन बेल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत ही की थी। बहुत शुक्रिया। और ये सवाल बड़ा अहम पैदा होता है यहां से, नाजरीन ये सुनिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मुतासिर हो रही हैं। और दरमियान में ऐसा वक्त आता रहा है जब पाकिस्तान की कॉटन क्रॉप इतनी बुरी प्रोडक्शन हुई कि पाकिस्तान को भारत से और दूसरे ममालिक से कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ी और ये यहां तक मामला हो रहा था। मगर जो शुगर मिल ओनर्स थे उन्हें कोई नहीं रोक रहा था। कोई अपनी कैपेसिटी बढ़ाया जा रहा है, कोई अपनी मिल को रिलोकेट किया जा रहा है। कॉटन बेल्ट के ऊपर ये सारा का सारा काम हो रहा है। तरीन साहब की कैपेसिटी इतनी बढ़ गई, शरीफ खानदान की मिल्स रिलोकेट हो गई और कॉटन जहाँ मुल्क का जिसमें मामला था उसका उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आ रहा था। अब तरीन साहब के वकील हैं एतजाज हसन साहब। एतजाज हसन साहब ने एक अहम मामला उठा दिया है और वो हुसैन नवाज साहब के हवाले से है। आज क्या कह रहे थे वो नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, जरा सुनिए। इत्तेफाक का तो जो एक्विटी प्रोफाइल है वो मैंने अपील के साथ लगाया है जनवरी 2015 का। जनवरी 2015 का SCCP का जो सर्टिफिकेट है फॉर ए है वो साथ लग, उसमें शहबाज शरीफ भी है, हमदा शहबाज भी है, मरियम शहबाज भी है, हुसैन नवाज भी है। अब हुसैन नवाज पे मैं आपको एक चीज बात अर्ज कर दूं। हुसैन नवाज के कोई 55,000 शेयर है। इसका मतलब है कि वो टैक्स रजिस्टर्ड NTN नंबर उसका होगा पाकिस्तान का, जिस पे उसको डिक्लेयर करने की जरूरत है। पनामा की अपनी दौलत भी पाकिस्तान में डिक्लेयर करने की जरूरत है। वो सारा मामला कि ये रहते ही बाहर है, 3 बीवियां 7 बच्चों के साथ, और यहाँ डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। जो पाकिस्तान में पैसा कमाता है, टैक्सेबल इनकम जिसकी है, उसको टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ साथ नदीम साहब वर्ल्ड इनकम भी बतानी पड़ती है और वर्ल्ड एसेट्स भी बताने पड़ते हैं। अब ऐसा साहब ये बात कह रहे हैं, हालांकि शरीफ खानदान की तरफ से ये बार बार कहा गया है कि हुसैन नवाज क्योंकि पाकिस्तान में रहते नहीं, जब पाकिस्तान में रहते नहीं 6 महीने से ज्यादा अगर कोई ना रहे तो वो टैक्स रिटर्न फाइल करने का, FBR को बताने का, इन तमाम चीजों का पाबंद नहीं। अब अगर उनके इस चौधरी शुगर मिल में शेयर्स थे और डिविडेंड इनकम आ रही थी
तो फिर क्या वो पाबंद थे? आमतौर पर बहुत सारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर एक डिविडेंड इनकम भी आती है, वो डिविडेंड इनकम कार्ड भी ली जाती है कंपनी से जब वो डिविडेंड देते हैं, तो क्या वो सारे रिटर्न्स फाइल करने के पाबंद होते हैं? आंसर हारून पाशा साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शरीफ खानदान, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पाशा साहब बहुत शुक्रिया। एजाज हसन साहब ने जो नुक्ता उठाया है, हुसैन नवाज चौधरी शुगर मिल के शेयर होल्डर, प्रॉफिट भी लेते रहे, डिविडेंड में उनको हिस्सा मिलता रहा, तो क्या पाकिस्तान में रिटर्न्स फाइल करने के और फाइल करने के पाबंद थे? क्या उन्होंने बताया ये मामला? शाहजेब साहब, ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, बात ये है कि चौधरी शुगर मिल में हुसैन नवाज शरीफ साहब की शेयर होल्डिंग जरूर है और वो बड़ी नेग्लिजिबल शेयर होल्डिंग है, जिसके ऊपर मेरी याददाश्त के मुताबिक जो टैक्स बनता था, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया चौधरी शुगर मिल ने, वो तकरीबन 9,000 या 4,500 था। अब चूंकि 2 साल इससे गुजर चुके हैं, इसलिए मुझे करेक्ट अमाउंट याद नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स वाजिब अदा होता है, वो उसी तरह है जिस तरह के रेंट जब एक लेसी जो है वो किसी लेसोर को पे करता है, तो लेसी जो है वो विद होल्डिंग टैक्स शरह के मुताबिक यानी 10% या 12% जो है वो काट के नेट पेमेंट जो है वो लेसोर को करता है। इसी तरह जहां तक डिविडेंड का मामला है, डिविडेंड जो है वो कंपनी जो है जब किसी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है तो वो 10% जो है एट सोर्स डिडक्ट कर लेती है और ये रकम जो है ये फाइनल टैक्स की रकम बन जाती है। लिहाजा मजीद टैक्स इसके ऊपर अदा नहीं करना पड़ता। और अगर एक शख्स जो है जैसा कि हुसैन नवाज शरीफ साहब के केस में भी अप्लाई करता है, चूंकि वो नॉन रेजिडेंट हैं, तो सिर्फ इस वजह से चूंकि वो शेयर होल्डर थे और उन्हें डिविडेंड जो है वो अदा किया गया, तो इसके मुताबिक से उन्हें टैक्स रिटर्न्स जो हैं चूंकि वो नॉन रेजिडेंट थे फाइल करने की जरूरत नहीं है। सर, मैं आपसे पहले एक एग्जांपल दे रहा था कि मुतादिद अगर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और तो आप ये कह रहे हैं जो डिविडेंड इनकम काट ली जाती है उसके बाद वो पाबंद नहीं होते कि वो एफबीआर को बताएं भी और अपने रिटर्न्स भी फाइल करें, एनटीएन भी हो, और हुसैन नवाज साहब इस हवाले से पाबंद नहीं थे और आपने जो पनामा में मौक़िफ़ इख्तियार किया वो अपनी जगह कायम रहता है, पाबंद नहीं थे वो? बिल्कुल पाबंद नहीं है जी शाहजेब साहब। वैसे तो ये आप कॉन्फिडेंट है? फिर जो एतराज उठाया गया है, वो नाजरीन को दिखा रहा था कि जो पनामा केस में आपकी पोजीशन है वो इस मुतासिर नहीं होती इस बात से। जी, पनामा के केस में पोजीशन किसी हाल से भी किसी सूरत में मुतासिर नहीं होती, इसका पनामा से कोई ताल्लुक ही नहीं। बहुत शुक्रिया। हारून पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। पूरा मौक़िफ़ सुना है और जब अदालत में ये मामला जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला मीडिया में भी और अदालत में भी अब इस पैराहे में देखा जाए कि हम फिर कह रहे हैं 2006 में एक नोटिफिकेशन आए कि क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है कपास की, कॉटन की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, 60-65% कंट्रीब्यूट करती है, इसलिए कपास की सिक्योरिटी के लिए नई शुगर मिलें अब नहीं लगाई जाएंगी। उसके बावजूद उसमें यह ना लिखा जाए कि भाई नहीं तो नहीं लगाई जाएंगी और पाकिस्तान की जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से पूरा हो रहा है, तो इसलिए जिनके पास पहले से मौजूद है वो भी अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे और जिनकी कहीं और लगी हुई है वो भी अपनी कॉटन बेल्ट में आके रिलोकेट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लिखा था। तो जिसके पास 6,000 थी वो 60,000 कर गए तरीन साहब, और जो शरीफ खानदान की मिलें थी वो तीनों रिलोकेट कर गए और उस पर अब बहस चल रही है। कॉटन के लिए मामला हुआ था, कपास की फसल का क्या हुआ, वो जवाब अदालत पूछे और मीडिया उस पर बात करे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक अहम खबर है पाकिस्तान के हवाले से, मस्बत बात है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में शामिल करेंगे अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज। अब एक अहम खबर जिसका ताल्लुक पाक अमरीका ताल्लुकात से है। अमरीकी सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया की जानिब से अब तक पाकिस्तान के हवाले से कोई वाज़े पॉलिसी, कोई वाज़े बात सामने नहीं आई थी, कोई वाज़े तौर पर राबता सामने नहीं आया था, सिवाय उसके कि जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और उनकी बात हुई मियां नवाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। मगर अब पहली मरतबा बाकायदा ट्रंप इंतजामिया और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के दरमियान राबता हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को अमरीकी सदारत का हल्फ उठाने के बाद यह पहला राबता है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस का टेलीफोनिक राबता हुआ है। आर्मी चीफ और अमरीकी वजीर दिफा के दरमियान 20 मिनट तक गुफ्तगू जारी रही। ISPR के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज और अवाम की कुर्बानियों को सराहा। बड़ी अहम बात है कि ये पहला राबता हुआ है और अपना ओहदा संभालने के बाद जो पहली कुछ चीज़ें हैं उसके बाद ये पाकिस्तान से राबता भी किया गया, 20 मिनट गुफ्तगू भी हुई है।
क्या मामला आगे बढ़ेगा? कल भी जब हम बात कर रहे थे कि एक जो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं उनकी तरफ से जो रिपोर्ट्स दी गई हैं उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाइए। दूसरी जानिब बरतानवी खबर रसा एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के कमांडर ने कहा है कि पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के ठिकाने मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जंग जमूद का शिकार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात का मुकम्मल जायजा लिया जाए। यह भी कहा कि इस पूरी जंग का एक असर-ए-नौ जायजा लेकर पॉलिसी तरतीब दी जाए। ट्रंप इंतजामिया के वजीर दिफा का पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से राब्ता और फिर अफगानिस्तान में अमरीकी कमांडर का बयान, ये बहुत अहम बात है क्योंकि जैसा कि हम कह रहे हैं कि 2 दिन पहले ही अमरीकी थिंक टैंक और यूनिवर्सिटीज के माहिरीन ने ट्रंप इंतजामिया को पाकिस्तान के साथ सख्ती से पेश आने के मशवरे दिए थे। ये अहम बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से मुंतखब हुए हैं मीडिया थिंक टैंक्स की बात सुनते नहीं, और अब जबकि एक तरफ उनके कमांडर अफगानिस्तान में ये कह रहे हों और दूसरी तरफ वजीर दिफा ने राब्ता भी किया हो और पाकिस्तान की तारीफ भी की हो, किस तरफ चीजें जा सकती हैं। और तीसरी तरफ पाकिस्तान से हक्कानी नेटवर्क का मुतालबा हो मगर खुद गुलबदीन हिकमतयार का नाम भी निकाल दिया हो, डील भी हो गई हो अफगान हुकूमत की, तो पाकिस्तान किस पोजीशन में मौजूद रहता है। जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। जाहिद हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। एक तरफ पहला एक्ट हुआ है उनके अमरीकी वजीर दिफा ट्रंप इंतजामिया के आर्मी चीफ से तारीफ भी की है, दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी कमांडर हैं उनका यह कहना है कि हक्कानी नेटवर्क मौजूद है, असर-ए-नौ जायजा लें पाकिस्तान से ताल्लुकात का। आपको किस पोजीशन में इस वक्त पाकिस्तान नजर आता है? शाहजेब, ये पहली दफा नहीं है अमेरिका की तरफ से। अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव मौजूद था कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई हो, और मेरा ख्याल ये कि उसी पॉलिसी के ही जो है तसलसल नजर आता है मुझे कि अमेरिकन की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रंप की, वो इस चीज को मजीद इस पे दबाव डालेगी। असल बात यह है कि अभी तक जो है कोई वाज़ेह सूरत हाल नजर नहीं आती कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अफगानिस्तान में पॉलिसी होगी क्या वो जो है उसी तरह 10,000 फौजी जो वहां पे मौजूद है उन्हीं के साथ आगे बढ़ेगी, या कोई उसका जो है वो पीस नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाने का, ये बात वाज़ेह नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये जो आज बात हुई है वो खासी अहमियत की है, क्योंकि जनरल मैथिस जो है डिफेंस सेक्रेटरी जो है उनको जो है वो इस इलाके से अच्छी तरह बखूबी वाकिफ हैं, सेंटकॉम के चीफ रह चुके हैं। उसके अलावा यह है कि पाकिस्तान में भी उनका अच्छा खासा जो है उनके रवाबित मौजूद थे, तो इस लिहाज से उनको अंदाजा जरूर मौजूद है कि सूरत हाल क्या है। लेकिन ये बात सही है कि पाकिस्तान पे दबाव जरूर पड़ेगा, और उसमें ये होगा कि जो है इस बात पे दबाव पड़ेगा कि हक्कानी नेटवर्क को या तो आप काबू करें या जो है उनको निगोशिएटिंग टेबल पे लेके आए। लेकिन अभी तो कोई वाज़ेह तौर पे कोई चीज नजर हमें नहीं आती इस वक्त। मगर पाकिस्तान के लिए एक ट्रिकी सिचुएशन नहीं होगी कि माजी में हक्कानी नेटवर्क के हवाले से जो भी बातें की जाती रही हों, मगर अब जब गुलबदीन हिकमतयार से भी मामलात उनके तय पा गए हों, पाकिस्तान यहाँ सख्ती करे और वहां पर वो खुद मामलात तय कर रहे हों, पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सिचुएशन नहीं होगी इन मुतालबात को पूरा करना? देखिए, ये बिल्कुल मुश्किल सूरत इसलिए भी क्या है कि अमेरिका की पॉलिसी कभी भी साफ रही नहीं है कि एक तरफ तो ये कहते रहे थे कि जो है आप इन लोगों को जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, दूसरी तरफ ये कहते थे कि उनको जो है वो मुज़ाकरात के टेबल पे भी लेके आए। तो ये बहुत मुश्किल काम है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें और उनको जो है मुज़ाकरात पे लेके भी आए। और यही मामला जो था वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो है एक लिहाज से जो है टेंशन था, उसकी एक वजह ये भी थी। पाकिस्तान का कहना यह था एक वक्त में एक चीज हो सकती है, या तो आप तय करें कि उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे या ये तय करें कि आप उनके खिलाफ लड़ाई करेंगे। असल मसला यही आता है कि जो है सबसे पहले जो है अमेरिका को अपनी पॉलिसी जो है वाज़ेह तौर पे बयान करनी चाहिए कि वो चाहते क्या हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में अभी तक कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। कि अभी ये बात तो हुई थी कि आखिरी दौर में उनका कहना यह था मुज़ाकरात पे लेके आए, लेकिन मुज़ाकरात किस शर्त पे करना चाहते हैं तालिबान के साथ वो कोई वाज़ेह नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे और अपना मौक़िफ़ इस हवाले से कि पॉलिसी ना वाज़ेह रही है ना अभी तक वाज़ेह नजर आती है। अहम राब्ता है और जो वज़ीर दिफा हैं जेम्स मैटिस वो पाकिस्तान को समझते भी हैं, इस खत्ते को भी समझते हैं, मामलात भी जानते हैं, तारीफ भी उनकी तरफ से की गई है। उम्मीद करते हैं कि बेहतर अंदाज में ही मामलात आगे बढ़े। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, अहम खबरें उन पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। शहजादे दुनिया को दिखाने आए हैं हम दीवाने, फिर
से गेम उठाने, पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। ला 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 पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे सीजन का आगाज आज दुबई में मौजूद है। लीग का इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मे के दरमियान शुरू हो रहा है। और PSL 2 में इस बार नई बात यह है कि गुज़िश्ता सीजन के बरक्स 3 गैर मुल्की खिलाड़ियों डैरन समी, ब्रेंडन मैकलम और कुमारा संगकारा को अपनी अपनी टीमों की कप्तानी सौंपी गई है। यानी वेस्ट इंडियन, न्यूजीलैंड और श्रीलंकन जो ये तीनों कप्तानी कर चुके हैं अपनी अपनी टीमों की, ये इस वक्त PSL में भी कप्तानी करेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि फाइनल भी पाकिस्तान में होगा। किस तरीके से अलग है, किस तरह अलग देख रहे हैं या पॉजिटिव मस्बत देख जो है रोजाना हर साल, पिछले साल ये दूसरा ही है, इस साल और बेहतर हो गया है और मुझे उम्मीद है कि और इससे भी ज्यादा बेहतर होता चला जाएगा। अभी आप जिक्र कर रहे थे कप्तानों का, यहाँ पे बस मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि मेरी ख्वाहिश है कि इसमें जो कप्तान है वो पाकिस्तानी हो और वो नौजवान कप्तान हो, ताकि हमारा फ्यूचर भी जो हमें प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है ना। ये आफरीदी ने तो खुद जाहिर है कप्तानी का अनाउंस किया था। बाकी क्या ये आपको नहीं लगता कि अगर इनकी गाइडेंस में संगकारा एक जबरदस्त प्लेयर रहे हैं, सीनियर हैं, मैकलम एक बड़े जबरदस्त प्लेयर रहे हैं, सैमी ने तो 2 वर्ल्ड कप T20 जीत के दिए हैं वेस्ट इंडीज को, अगर इनकी सरबराही में खेले तो लड़के ज्यादा ग्रूम भी हो सकते हैं और फायदा हो सकता है? ये फायदा हो सकता है, ये क्रिकेट डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं, ये ऐसे मेंटोर भी टीम के साथ रह सकते हैं। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो PSL का, ये जो लीग्स होती है उसका यही है कि आप अपने लड़कों को, अपने मुल्क के बच्चों को, नौजवानों को ग्रूम करें, उनके अंदर एक्सपीरियंस लाएं, उन्हें एक्सपोजर दें। तो ये बहुत ही आइडियल मौका होगा अगले साल जब ये हो। तो इसमें अगर जैसे कभी सरफराज को बनाने की बात हो रही है, तो आपका जो सब्स्टिट्यूट है उसके बाद, सरफराज के बाद जिसमें आना है, चाहे वो इमाद वसीम हो, चाहे वो बाबर आजम हो, उनको किसी एक को जो आप समझते हैं बड़ा दस माहौल है। और ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि काश ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा होता, जिस किस्म का इस वक्त मज़ेदार माहौल बना हुआ है PSL को लेकर, मगर फाइनल पाकिस्तान में हो रहा है। और इस वक्त जो रूह रवां हैं वो वादा भी कर रहे हैं कि आने वाले और होम ग्राउंड पर पाकिस्तान में क्रिकेट भी आए। इस वक्त ग्राउंड भरा हुआ है और मैच शुरू हो चुका है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।